नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और बुंदेलखंड की बात करेंगे, जहां पर एग्रीकल्चर जीएसडीपी को प्रमोट किया जा रहा है, नए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये एक फ़ोटो है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो यूपी का वेस्टर्न रीजन है और जो यूपी का ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का डिफरेंस है वो आपको साफ साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स टॉप एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जबकि हम बुंदेलखंड की बात करें और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो यहाँ पर 4 मुख्य वेरिएबल्स के आधार पर इन्हें रैंकिंग दी गई थी। तो इसमें सबसे पहला जो वेरिएबल था डिस्ट्रिक्ट्स की एग्रीकल्चर जीडीपी थी, दूसरा फूड ग्रेन यील्ड, तीसरा इरिगेशन एरिया टू ग्रोथ ऑन एरिया और चौथा परसेंटेज ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया बाय टोटल ट्यूबवेल। ये 4 वेरिएबल्स थे। टॉप डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, पीलीभीत, आगरा, फिरोजाबाद और हरदोई है। जबकि बॉटम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसमें श्रावस्ती, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर, महोबा, मीरपुर, बांदा, औरैया, प्रतापगढ़, देवरिया, महाराजगंज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार इन वेरिएबल्स को समझ लेते हैं जिनके आधार पर इनको रैंकिंग दी गई है। तो सबसे पहला वेरिएबल है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर जीडीपी। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर जीडीपी में सभी सेक्टर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हटाया जाता है। इसमें केवल जो प्रोडक्शन कृषि से होता है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, उसका टोटल प्रोडक्शन इसमें डाला जाता है। तो इसमें दोस्तों जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, लाइफ स्टॉक होता है, इसके अलावा फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इन सब से जो प्रोडक्शन होता है इन सब को शामिल किया जाता है। तो ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि क्रॉप ग्रोन, लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब जैसे दोस्तों जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो फार्मिंग की जाती है वो कमर्शियल पर्पज़ से ज़्यादा होती है, जबकि जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो फार्मिंग होती है वो फैमिली की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए की जाती है। तो ये बेसिक अंतर है। फूड ग्रेन यील्ड, तो यहाँ पर दोस्तों जो फूड ग्रेन यील्ड होता है ये रेफ़र किया जाता है फूड ग्रेन से, जैसे कि चावल, गेहूँ, मिर्च, इन सब का प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड कितना हो रहा है, पर हेक्टेयर में कितना किलोग्राम या मैट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ है, इन आधार पर इसको मेज़र किया जाता है। फूड ग्रेन यील्ड, तो दोस्तों फूड ग्रेन यील्ड रेफ़र किया जाता है फूड ग्रेन है जैसे कि चावल, गेहूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो प्रोडक्शन होता है इसको पर यूनिट ऑफ लैंड मापा जाता है, टिपिकली पर हेक्टेयर में कितना किलोग्राम या मैट्रिक टन। तो दोस्तों जो फूड ग्रेन यील्ड होता है इसका प्रोडक्शन सॉइल क्वालिटी, क्लाइमेट कंडीशन, सीड क्वालिटी, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, इसके अलावा इरिगेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। इरिगेशन एरिया ग्रोथ ऑन एरिया होता है, यानी कि वो एरिया जहाँ पर जुताई हो रही है और बुआई हो रही है उस एरिया को इसमें डाला जाता है। तो एक वर्ष में कई बार एक ही क्षेत्र में बुआई होती है तो उसको बार बार इसमें जोड़ा जाता है। अब जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ पर 3 फसलें एक साल में उगाई जा सकती है। वो फार्मर्स के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो लेबर हायर कर सकते हैं और सारी मशीनरी है, तो वो 3 बार एक ही क्षेत्र में खेती कर पाते हैं, तो वो ग्रोथ ऑन एरिया में आता है। वहीं यहाँ पर इरिगेशन एरिया की जब हम बात करते हैं तो ये वो एरिया रेफ़र किया जाता है जहाँ पर आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल वहाँ से या तो कैनाल जा रहा है या वेल्स हैं या फिर ट्यूबवेल है या फिर टैंक है जिनके सहारे सिंचाई की जा रही है। तो दोस्तों ये इंडिकेटर्स होते हैं जिनके माध्यम से ये तय किया जाता है कि एक कृषि भूमि में कितनी बार सिंचाई हुई है और कितनी बार खेती हुई है। परसेंटेज ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया बाय ट्यूबवेल्स। तो दोस्तों इन वेरिएबल्स के आधार पर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग दी गई थी। यहाँ पर 2012 का एक आंकड़ा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग एवरेज लैंड होल्डिंग है उसमें बुंदेलखंड टॉप पे है, वहीं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बॉटम पे है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर पर पर्सन 0.80 हेक्टेयर की लैंड होल्डिंग है। ड्यू टू लो पॉपुलेशन डेंसिटी इन बुंदेलखंड। दोस्तों थोड़ी बहुत ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफ़ी सारा इफेक्ट दिया है और आज जो रैंकिंग आती है उसमें कुछ ना कुछ इसका प्रभाव जरूर रहता है। 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया था और आज इसको 60 साल होने वाले हैं। तो दोस्तों 60 साल पहले जो फैसिलिटीज़ थी जो आज हमें दिखती हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अफोर्डेबल हो रही हैं, फार्मर्स की इनकम बढ़ चुकी है, जीडीपी पर कैपिटा पहले से ज़्यादा है,
तो वो उसको अफोर्ड कर पाते हैं, नई नई फैसिलिटीज़ को सेटअप कर पाते हैं। लेकिन आज से 60 साल पहले उन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर पाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था, या फिर फार्मर्स उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। इवन जो ट्रैक्टर्स हम आज देख पा रहे हैं वो तो अनइमेजिनेबल था उस समय में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में। तो दोस्तों वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं उनकी जोत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर पर्सन जो लैंड पार्सल था वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन था या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसका जो इफ़ेक्ट था वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये ऐसे रीजन है जहाँ पर किसानों के पास बड़ी जोत है, वो ज़्यादा फार्मिंग लैंड पार्सल होल्ड करते हैं। इस कारण दोस्तों वहाँ पर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, न्यू क्रॉप्स, मशीनरी, इरीगेशन फैसिलिटीज़, इसका यूज़ करने से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में उतना फ़ायदा नहीं होता जितना वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब के रीजन में होता। और आपको पता है कि उस टाइम में भारत अकाल से जूझ रहा था। मुख्य रूप से भारत के अंदर गेहूं और चावल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था। और ये जो रीजन थे, चूँकि यहाँ पर जोत ज़्यादा थी और किसानों के पास इतना धन था कि वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाते, सब्सिडी वगैरह जो भी दी गई सबसे ज़्यादा लाभ इसी क्षेत्र में हुआ। और किसी क्षेत्र में अगर इतनी तेज़ी से प्रगति हो जाती है कुछ ही सालों के अंदर, तो साफ साफ जो हमें अंतर देखने को मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों जो रीजन का डिवीज़न शुरू हुआ था वो इसी टाइम से शुरू हुआ था। इस स्कीम ने इसकी नींव रख दी थी। ज़्यादातर जो डेटा आते हैं उसमें ये कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसमें 50% योगदान वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का है, जबकि जो रेस्ट ऑफ योगदान है वो सेंट्रल उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का है। इसका पहला अर्थ ये हो सकता है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो ज़्यादातर जो लैंड पार्सल है वो फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि पूर्वांचल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में भी अभी काफ़ी सारा एरिया फॉरेस्ट रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में खेती भी नहीं होती है, लैंड खाली पड़ा रहता है। इसमें एक और डेटा है 2012 का, जिसमें ये बताया गया है कि पूर्वांचल में जो एग्रीकल्चर लैंड बेस है ये 84% है, जबकि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है यहाँ पर ये 70% है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो पूर्वांचल रीजन है वहाँ पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है, और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। इसलिए जो लैंड पार्सल एग्रीकल्चर के लिए पहले यूज़ होता था, धीरे धीरे वहाँ पर कॉलोनीज़ बनने लग गई, वहाँ पर धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होने लग गया। इसलिए वहाँ पर धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग लैंड है वो कम हो रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। लेकिन हम बुंदेलखंड की बात करें, चूँकि बुंदेलखंड में जो किसान हैं उनके पास औसतन ज़्यादा भूमि है, फिर भी वहाँ पर प्रोडक्शन या फिर आउटपुट बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ ये सब वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, और वहाँ पर बारिश की भी समस्या रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि केवल एग्रीकल्चरल ग्रोथ से डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो अंतर है उसको नहीं दूर किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर और भी कई सारे इंडिकेटर्स है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना जरूरी है। दोस्तों वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो अपना माल सरकार को बेचते हैं और सरकार इसका एक्सपोर्ट करती है और डोमेस्टिक यूज़ में लाती है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है इसका ज़्यादातर पोर्शन फैमिली खुद के यूज़ के लिए रख लेती है, और बहुत ही कम लोग इतना प्रोड्यूस कर पाते हैं कि वो बेच पाएँ। तो यहाँ पर इनोवेशन की ज़रूरत है, नई फसलों का उत्पादन शुरू हो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। अब चूँकि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पूरा जो बेल्ट है वो शुगर केन, वीट, इन सब की फार्मिंग के लिए लगभग रिजर्व है, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को यहाँ पर नए नए फसलों को अपनाना चाहिए, नया नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तभी जाकर यहाँ पर फार्मिंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा और ज़्यादा रेवेन्यू फार्मर्स कलेक्ट कर पाएंगे। इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है यूपी एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, जो कि यूपी एग्रीज के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज़ किया जाएगा, वहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इन सबको स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ब्लूप्रिंट फाइनलाइज हो गया है और वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के 21 डिस्ट्रिक्ट्स और बुंदेलखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया है। इसमें 4 मेन कंपोनेंट होने वाले हैं। पहला कंपोनेंट है एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, दूसरा है स्टैब्लिशिंग एग्रो पार्क, तीसरा है स्ट्रेंथनिंग डिजिटल एंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, और चौथा है फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट नॉलेज एंड लर्निंग। इसको एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, जहाँ यूपी का टोटल जो आंवला प्रोडक्शन है उसका 40% केवल
यहीं पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। ग्लोबल मार्केट या फिर डोमेस्टिक मार्केट में आंवला की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, ना ही कोई एग्रो यूनिट है जो कि इसको सपोर्ट करती है। इसलिए धीरे धीरे जो आंवला के कृषक हैं ये इसमें कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिससे प्रतापगढ़ के अंदर आंवला का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो अगर इसको प्रमोट किया जाए, यहाँ पर ऐसी एग्रो पार्क सेटअप किया जाए, इससे दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर जो जीडीपी है, खासकर जो आंवला के कृषक हैं उनको लाभ होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की अपनी एक स्पेशलिटी है डिफरेंट फसलों के क्षेत्र में, उसको यहाँ पर अगर प्रमोट किया जाए तो काफ़ी लाभ होगा। यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट 6 सालों के अंदर किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक 2,370 करोड़ रुपीज़ के आसपास तक का लोन देगी, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 1,166 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन देगी। इस लोन का रीपेमेंट 35 सालों के अंदर किया जाएगा विथ 1.23% इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर दोस्तों इसके तहत बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है और उम्मीद है कि इससे काफ़ी लाभ होगा। हालांकि अभी इसके संबंध में और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, उसका हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।